नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भारत 24 पर और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त हो चला है आपके पसंदीदा बुलेटिन वंदे भारत का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की हर एक बड़ी हलचल। तो चलिए बिना रुके शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। दिखाते हैं आपको इंडिया टू इंटरनेशनल पूरा हाल वंदे भारत में। दिग्विजय सिंह के बयान पर अब बैकफुट पर कांग्रेस। दिग्विजय सिंह के बयान को कांग्रेस ने भी माना सेल्फ गोल। कांग्रेस ने किया रियलाइज कि आज हुई है बड़ी गलती। नेताओं को हिदायत, संवेदनशील मुद्दों पर बयानबाजी से परहेज करें। जयराम रमेश ने कहा, दिग्विजय सिंह के विचार व्यक्तिगत। राष्ट्रहित में सैन्य कार्रवाइयों का कांग्रेस ने किया समर्थन, आगे भी समर्थन करेंगे। हमारे कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद यह तो तय था कि बैकफायर करेगा कांग्रेस को। बिल्कुल पूर्णिमा, ये पहली बार दिग्विजय सिंह की तरफ से ऐसा बयान नहीं आया है और दिग्विजय सिंह के बयान पर कांग्रेस ने अपने आप को अलग किया है। ये पहला वाकया नहीं है। दिग्विजय सिंह ऐसे पहले भी बयान देकर कांग्रेस पार्टी को पूरे पशुपेश में डालते रहे हैं और पार्टी ने उनसे किनारा किया है। आज भी यही वाकया हुआ जब दिग्विजय सिंह ने पुलवामा के मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त किए और उससे पार्टी ने थोड़ी देर के बाद अपना पल्ला वापस कर लिया। यही नहीं, पार्टी हाईकमान की तरफ से साफ निर्देश दिए जा चुके हैं कि कोई भी बड़े से बड़ा नेता हो वो संवेदनशील मुद्दे पर नहीं बोलेगा। पार्टी की जो भी लाइन होगी वो एक होगी और पार्टी के फोरम से वो दी जाएगी। पुलवामा के मसले पर पूर्णिमा मैं बताऊं कि कांग्रेस कभी भी अपनी जो मंशा है वो साफ नहीं कर पाई है, क्योंकि जब ये हुआ था, जब हमारे सैनिक शहीद हुए थे वहां पर पुलवामा में आतंकी हमले में, उसके बाद से कांग्रेस लगातार इस पर कोई ना कोई टीका टिप्पणी करती रही है और उसके बाद बैकफुट पर भी आती रही है और उसका खामियाजा उसे चुनाव में भुगतना पड़ा है। पुलवामा के बाद जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस बुरी तरह पिटी थी, फिर भी जो सीख राजनीतिक पार्टी को लेनी चाहिए वो नहीं ले रही है। खासतौर से मैं बताऊं आपको कि भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त चल रही है और जम्मू कश्मीर में है। ऐसे में सरहदी इलाके के विषय में जो अपनी संवेदनाएं या अपने विचार प्रकट किए गए दिग्विजय सिंह की तरफ से, वो कतिपय स्वीकार नहीं है पार्टी को। इसलिए फौरन उसके बाद आपने देखा जयराम रमेश जो मीडिया के प्रभारी हैं, महासचिव हैं, उन्होंने तुरंत ये बयान जारी किया, क्योंकि उन्हें हाईकमान की तरफ से बहुत बड़ा संदेश आया था और पार्टी के कई बड़े नेता और छोटे नेताओं ने इससे असहमति जताई थी कि पार्टी को फिर एक झटका लग सकता है इस तरह के बयानों से। तो कुल मिलाकर आज 23 तारीख है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मना रही है पार्टी और 2 दिन के बाद 26 जनवरी होगी गणतंत्र दिवस। तो ऐसे में आप शहीद की शहादत पर किस तरह सवाल उठा सकते हैं? ये पार्टी के अंदर एक बड़ा तबका है जिसने पार्टी अध्यक्ष को इस विषय में सूचित किया और उसके बाद ही हाईकमान ने ये सख्त लहजे में नेताओं को हिदायत दी है वो इस तरह के जो लफ्ज हैं, इस तरह की जो विचार है, इस तरह की टिप्पणियां हैं वो ना। बिल्कुल, और अमित, इसीलिए कांग्रेस को यह कहना पड़ा कि इस तरीके की सैन्य कार्रवाई को हम अब तक समर्थन करते आए हैं, आगे भी समर्थन करते रहेंगे और ये क्लियर कर दिया गया बैकफुट पर कांग्रेस दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद, उनके बयान को व्यक्तिगत बताते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया अमित पूरी जानकारी के लिए। सेना जिससे हमारा हौसला है, जिनसे देश की पहचान है, लेकिन बार बार सियासत चमकाने के लिए कांग्रेस के नेता सेना के शौर्य पर सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में विपक्ष शायद ये भूल रहा है कि वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट भारत का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस ने एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे। हम ये जानते हैं कि विपक्ष का काम है सवाल पूछना। आप पूछिए, सरकार से सवाल पूछिए, लेकिन सेना के शौर्य के नाम पर राजनीति चमकाने की होड़ बंद होनी चाहिए। सेना के शौर्य पर सियासत चमकाना मानो कांग्रेस की रीति बन गई हो। ये चलन हो गया हो कि कैसे सेना पर सवाल खड़े किए जाएं, कैसे सेना के पराक्रम पर प्रश्न पूछे जाएं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने साल 2016 में हुए सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाया। उन्होंने जम्मू में कहा कि सरकार ने अब तक सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत नहीं दिया है।
केंद्र सरकार सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बात करती है कि हमने इतने सारे लोग मार गिराए हैं, लेकिन सबूत कुछ नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं। केवल झूठ का पुलिंदा से ये राज कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये देश सबका है। दिग्विजय ने सर्जिकल स्ट्राइक के अलावा साल 2019 में पुलवामा में हुए आतंकी हमले को लेकर प्रधानमंत्री को घेरा। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि पुलवामा हमले के वक्त सीआरपीएफ अफसरों ने कहा था कि जवानों को एयरक्राफ्ट से मूवमेंट कराया जाए, पर प्रधानमंत्री नहीं माने। घटना हुई, 40 से ज्यादा हमारे सीआरपीएफ के लोग मारे गए। क्यों मारे गए? सीआरपीएफ के लोगों ने, डायरेक्टर ने मांग की थी कि ये सेंसिटिव जोन है, इन सीआरपीएफ के जवानों को हवाई जहाज से श्रीनगर से दिल्ली भेजा जाए, लेकिन मोदी जी ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? आपको बता दें 2019 में पुलवामा में हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। आतंकी संगठन जैश-ए-मोहब्बत ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। कांग्रेस नेता के इस बयान के बाद बीजेपी हमलावर है। दिग्विजय सिंह, उनके वरिष्ठ नेता, सवाल और सबूत मांगते हैं सर्जिकल स्ट्राइक पर। वही सर्जिकल स्ट्राइक जिसको पूरी दुनिया ने माना है, यहाँ तक कि पाकिस्तान भी मजबूर हुआ है मानने के लिए। डोकलाम, सब जगह जहाँ पर सेना ने शौर्य दिखाया, वहाँ पे उनके शौर्य को नीचा किया गया और आज फिर से ये कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। तो आज कांग्रेस पार्टी को अपना नाम आईएनसी से बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, आईएनसी नहीं, बल्कि पीपीपी, पाक परस्त पार्टी कर देना चाहिए। कांग्रेस नेता बार बार सेना पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मानो नेताओं ने कसम खा ली हो कि कुछ भी हो जाए हम विवादित बयान देते रहेंगे, कुछ भी हो जाए हम सरकार का भद पिटवाते रहेंगे। बहरहाल शौर्य पर की गई सियासत की ज्वाला जो कांग्रेस ने भड़काई है, अभी शांत होती नजर नहीं आ रही। सेना के पराक्रम पर दिग्विजय सिंह का सवाल पूछना सच में हैरान और परेशान करने वाला है। लेकिन दिग्विजय पहले नहीं है जिन्होंने सेना पर सवाल खड़े किए। ये लिस्ट बहुत लंबी है। राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के तमाम नेता बार बार हर बार सेना के पराक्रम पर सवाल उठाते रहते हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए और खुद तय करिए कि सेना पर सियासत करना कितना सही और कितना गलत है। ये पहली बार नहीं है जब कोई कांग्रेस का नेता सेना के शौर्य पर सवाल खड़े कर रहा। विजय दिवस पर राहुल गांधी ने कहा था कि चीनी सेना भारतीय सैनिकों को पीट रही है। सुनिए राहुल गांधी को पहले। जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था, सच था। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प की खबर आने के बाद देश में माहौल गर्म था। 13 दिसंबर 2022 को अचानक सोशल मीडिया पर 2 मिनट 20 सेकंड का एक वीडियो वायरल हुआ और दुश्मन को पिटता देख लोग भारत के जवानों की बहादुरी पर गर्व से चौड़े होने लगे। उधर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी के चीन प्रेम ने भारतीय सेना का मनोबल तोड़ने का काम किया। सर्जिकल स्ट्राइक पर राहुल गांधी सवाल उठा चुके हैं। राहुल गांधी ने सवाल खड़े करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर खून की दलाली करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लेते हुए कहा था कि हमारे जिन जवानों ने जम्मू कश्मीर में अपनी जान दी, सर्जिकल स्ट्राइक की, आप उनके खून की दलाली कर रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। फरवरी 2020 में कमलनाथ ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए। कमलनाथ ने कहा कि पाकिस्तान में किए गए सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत देश की जनता को दें। 11 जून 2017 का वो दिन कोई सच्चा भारतीय नहीं भूल पाएगा जब संदीप दीक्षित ने सेना प्रमुख को गुंडा कहा था। इसके पहले भी कांग्रेस ने कई बार सेना का मनोबल गिराया। जब चीन के साथ सीमा विवाद और गलवान घाटी में झड़प के बाद देश एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर मजबूती के साथ खड़ा था, तो कांग्रेस शुरू से ही लगातार सरकार पर हमला कर रही थी। कांग्रेस के रुख को देखकर यह तय करना मुश्किल हो रहा था कि वे देश के साथ खड़े हैं या चीन के साथ।
राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा था, आक्रमण के खिलाफ हम एकजुट खड़े हैं। क्या भारतीय जमीन पर चीन ने कब्जा किया है? इस पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने करारा पलटवार किया था। राहुल को जवाब देते हुए नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। जेपी नड्डा ने ट्वीट करके कहा था, पहले कांग्रेस चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ समझौते करती है, इसके बाद वो चीन को जमीन सरेंडर कर देती है। डोकलाम तनाव के दौरान राहुल गांधी चुपचाप चीनी दूतावास गए थे। इस चुनौतीपूर्ण वक्त में राहुल गांधी देश को बांटना चाहते हैं और जवानों का मनोबल गिराना चाहते हैं। समझौते का प्रभाव है। गौरतलब है कि 2008 में बीजिंग ओलंपिक के दौरान यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी चीन गए। उस समय कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच समझौता हुआ था। यह समझौता चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मौजूदगी में हुआ। एक खबर के मुताबिक चीन में ओलंपिक गेम्स उद्घाटन समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी चीनी सरकार की खास मेहमान दीर्घा में बैठी थी। चीन के दौरे पर सोनिया गांधी के साथ तब कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी, उनके पति रॉबर्ट वाड्रा और दोनों बच्चे गए थे। ओलंपिक गेम्स के उद्घाटन से एक दिन पहले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच एक समझौता हुआ। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने एमओयू पर दस्तखत किए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की तरफ से वांग चियारुई ने दस्तखत किए। यह समझौता पार्टी के स्तर पर हुआ था। तो ये जो अभी अभी आपने देखा, ये कुछ लोगों की लिस्ट है, लेकिन हैरत की बात ये है कि ये लिस्ट बड़ी लंबी चौड़ी है। कुछ और कांग्रेस नेताओं को आप देखिए, बयानबाजी जस की तस, टारगेट सेना और सवाल सेना के पराक्रम पर। वहीं कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सेना का मनोबल गिराने वाला सवाल किया था। अधीर रंजन ने ट्वीट में कहा कि सेना प्रमुख का आत्मविश्वास डरावना है। इससे लगा कि अधीर रंजन को सेना प्रमुख के बयान पर भरोसा नहीं। वो अपनी पार्टी के सांसद और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की तरह ही सेना को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी के करीबी सैम पित्रोदा ने कहा था कि पुलवामा हमले के लिए पूरे पाकिस्तान को दोषी ठहराना ठीक नहीं है। बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाते हुए इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पित्रोदा ने कहा कि हमले के लिए पूरा पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर चीन के साथ सैन्य गतिरोध को लेकर सवाल किया था। राहुल गांधी ने पूछा कि क्या सरकार इस बात की पुष्टि कर सकती है कि किसी भी चीनी सैनिक ने भारत में प्रवेश नहीं किया। एक खबर को शेयर करते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा, क्या भारत सरकार इस बात की पुष्टि कर सकती है कि कोई चीनी सैनिक भारत में नहीं आया है। 6 जून 2017 को डोकलाम पर भारतीय सेना ने चीनी सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया था। पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी की त्वरित कार्रवाई से हैरत में थी और हर भारतीय गर्व महसूस कर रहा था। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को इससे कोई सरोकार नहीं था। एक तरफ भारत के सैनिक डोकलाम में चीनी सैनिकों को रोक रहे थे और दूसरी तरफ राहुल गांधी दिल्ली में चीनी राजदूत से मिल रहे थे। राहुल गांधी ने 8 जुलाई 2017 को सरकार और जनता से छिपकर चोरी चोरी चीनी राजदूत से मुलाकात की थी। राहुल की चीनी राजदूत से हुई मुलाकात के रहस्य का पर्दा 17 मार्च 2018 को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पत्र से उठा। गुजरात चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पद मिला। कांग्रेस का 84वां महाधिवेशन राहुल गांधी की अध्यक्षता में हुआ, जो राहुल गांधी और देश की सबसे पुरानी पार्टी के लिए उत्सव का अवसर था। इस उत्सव में उनके खास राजनीतिक साथियों ने उनको देश विदेश से बधाई संदेश भेजे। सबसे महत्वपूर्ण संदेश चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से आया। इस पत्र में लिखा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी माननीय राहुल गांधी को बधाई और शुभकामनाएं देती है। 15 अक्टूबर 2015 की इस तस्वीर को देखकर कोई भी समझ जाएगा कि कांग्रेस पार्टी के दिल में सेना के प्रति कितनी नफरत भरी हुई है। यह तस्वीर उस समय की है जब मध्य प्रदेश के एक पुलिस कंट्रोल रूम में नियम विरुद्ध नियुक्ति मामले में पूछताछ के लिए आए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अर्धसैनिक बल के जवान को बिना किसी गलती के थप्पड़ मार दिया था। ये तो हुई सियासत की बात, लेकिन भारत के लिए आज का दिन बेहद खास है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मोदी जी ने आज अंडमान के 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रख दिया। ये वो वीर हैं जिनके शौर्य से भारत ने अपने दुश्मनों को धूल चटाई। इनके शौर्य की बदौलत भारत का लोहा सारी दुनिया ने माना।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से दिल्ली में सत्ता संभाली है, जवानों के लिए लगातार एक से बढ़कर एक काम किए जा रहे हैं। जवानों को पीएम मोदी पूरे दिल से याद करते हैं। एक बार ऐसा ही किया। पराक्रम दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने देश के पराक्रमी जवानों के नाम पर आइलैंड का नाम रखा। अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है। पीएम ने इस मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर पीएम मोदी ने देश के जांबाजों को याद किया। उन्होंने कहा कि ये स्थल प्रेरणा के लिए बनेंगे। अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नामकरण हुआ है। इन 21 द्वीपों को अब परमवीर चक्र विजेताओं के नाम से जाना जाएगा। जिस द्वीप पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे थे, वहां उनके जीवन और योगदानों को समर्पित एक प्रेरणा स्थली, एक स्मारक का भी आज शिलान्यास हुआ है। आज के इस दिन को आजादी के अमृत काल के एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में आने वाली पीढ़ियां याद करेगी। 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और इस दिन को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस खास मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। केंद्र सरकार ने परमवीर चक्र विजेताओं को सम्मानित करने के लिए ये पहल की है। आज पराक्रम दिन है। नेताजी की 123वीं जयंती है। इस कार्यक्रम के साथ साथ जहां पर नेताजी रहे थे, वो सुभाष द्वीप पर, आज उनका स्मारक बनाने का भी निर्णय किया गया है। ये दोनों कार्यक्रम, ये दोनों निर्णय देश के प्रधानमंत्री के निर्णय अंडमान निकोबार को फिर से एक बार अंडमान निकोबार द्वीप समूह को स्वतंत्रता की स्मृतियों के साथ समग्र देश के साथ जोड़ने वाले निर्णय है और मैं इसका बहुत बहुत मन से स्वागत करता हूं। किस क्षेत्र में कितने द्वीप? उत्तर और मध्य अंडमान में 16 द्वीप। दक्षिण अंडमान में 5 द्वीप स्थित हैं। अब सवाल यह है कि पराक्रम दिवस पर अंडमान निकोबार को क्यों चुना गया? तो इसकी भी खास वजह है। अंडमान निकोबार को क्यों चुना गया? यहाँ के 21 द्वीपों को अब तक कोई नाम नहीं दिया जा सका था। अंडमान में पहली बार तिरंगा फहराया गया था। अंडमान में पहली आजाद भारतीय सरकार का गठन किया गया। नेताजी ने 30 दिसंबर 1943 को अंडमान निकोबार के जिमखाना मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था और अमित शाह ने उसी स्थान पर झंडा फहराया। इस मैदान का नाम अब नेताजी स्टेडियम है। और इसी के साथ आपको यह भी जानना चाहिए कि कौन कौन से 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर द्वीपों का नाम रखा गया है, जिसमें सबसे पहला नाम है सूबेदार जोगिंदर सिंह का। उसके साथ ही सूबेदार मेजर संजय कुमार के नाम भी एक द्वीप को समर्पित किया गया है। इस लिस्ट में आगे नाम है सूबेदार मेजर रिटायर्ड ऑनरेरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव का। इसके साथ ही नायब सूबेदार बाना सिंह को भी सम्मानित किया गया। कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम पर भी एक द्वीप को समर्पित किया गया है। कैप्टन मनोज कुमार पांडे, इसके साथ ही मेजर सोमनाथ शर्मा, सूबेदार एवं ऑनरेरी कैप्टन करम सिंह के नाम पर भी एक द्वीप को समर्पित किया गया। मेजर राम रघोबा राणे का नाम भी एक द्वीप पर रखा गया। नायक जादूनाथ सिंह, इसके साथ ही फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो, मेजर रामास्वामी परमेश्वरम, मेजर होशियार सिंह, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, लेफ्टिनेंट कर्नल अदेशर तारापोल, लांस नायक अल्बर्ट एक्का, मेजर शैतान सिंह, हवलदार अब्दुल हमीद के नाम भी एक द्वीप को समर्पित किया गया। कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह, इसके साथ ही कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया के नाम से भी अब एक द्वीप को जाना जाएगा। लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह थापा भी इस फहरिस्त में शामिल है।
अगली खबर का रुख करेंगे और ये खबर है बिहार से, जहां पर एक बार फिर से जहरीली शराब ने मौत का तांडव मचाया है। एक बार फिर से शराबबंदी पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर पूरी तरह शराबबंदी का दावा करने वाली नीतीश सरकार फेल होती क्यों दिख रही है। लेकिन हैरत की बात यह है कि जब नीतीश कुमार से इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने चुप्पी साधी। शराब से होने वाली मौत पर जब सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया तो नीतीश मौनी बाबा की तरह मौन हो गए। जहरीली शराब से फिर मौत हुई है। सर जवाब नहीं दिया, पासा पलट लिया, चुपचाप कार में जाकर बैठ गए, मानो सीवान में कुछ हुआ ही ना हो। आश्रम खोलेंगे और वही राजनीतिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए हम लोग जो है कि विधान करेंगे। तो हम नीतीश जी को कहेंगे कि भाई वो आश्रम खोलने वाला भी याद रखिएगा, 2025 में मुख्यमंत्री बनाइए तेजस्वी को, उसके बाद आश्रम खोलिए, हम भी उस आश्रम में आपके साथ रहेंगे। महागठबंधन के नेता शिवानंद तिवारी ने सीएम नीतीश को आश्रम खोलने और वहां राजनीतिक प्रशिक्षण देने की सलाह भी दे दी थी। और देखकर लगता भी यही है कि मानो नीतीश जी बैरागी बनने की राह पर चलने लगे हों। सूबे में क्या कुछ हो रहा है उन्हें इसकी कानो कान खबर नहीं, लेकिन नीतीश बाबू को अस्पतालों में जिंदगी और मौत से लड़ते इन लोगों की तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शराबबंदी पर सवाल उठ रहे हैं। अभी लोग सारण में हुए जहरीली शराब कांड को भूले भी नहीं थे कि सीवान में भी ये हादसा हो गया। बिहार के सीवान जिले के लकारी नबीगंज में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई, वहीं 6 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए हैं। हैरानी की बात यह है कि नीतीश जी को इस बात की कानो कान खबर नहीं है। उधर सीवान के डीएम अमित कुमार पांडे ने बताया कि इस शराब कांड में 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। नीतीश जी, आपके इस मौन पर खड़े हो रहे हैं सवाल ये कि आखिर बिहार में शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू क्यों नहीं करवा पाते? कौन है वो जो खुलेआम शराब का धंधा करवाते हैं? उनका क्या जो इस जहरीले धंधे को रोक नहीं पाते? आप सूबेदार हैं जनाब, सूबेदार, जिसे चाहें उसे चुप करा सकते हैं। मगर जहरीली शराब से हुई मौतों पर आपकी ये चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। 26 जनवरी 2023 को इस बार हिंदुस्तान 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। इसको लेकर सरकारों ने तैयारी पूरी कर ली है और राजपथ पर भी आज अद्भुत नजारा देखने को मिला है। जब फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान वीर सैनिक एक दूसरे से कदम ताल करते नजर आए। कर्तव्य पथ पर सुरीली धुन के बीच जवान धीरे आगे आगे बढ़ रहे थे। और जमीन से आसमान तक सेना का शौर्य दिख रहा था। बाद में एक एक झांकियां भी निकाली गई। देख सकते हैं ये इंडिया का अर्जुन MKI लेटेस्ट वर्जन वाले टैंक है, जिसको भारतीय सेना में शामिल कर दिया गया है। और आज इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने जो कि कर्तव्य पथ पर चल रहे हैं, ये वो सेना के टैंक हैं जिसके चलने से तमाम दुश्मनों की छातियां हिलने लगती हैं। और उसके साथ साथ वो तमाम वेपन्स आज भारतीय सेना शो करेगी, जो बताएंगे आपको कि भारतीय सेना के हाथ में देश कितना सुरक्षित है।
इस दौरान कर्तव्य पथ के आसपास की सभी सड़कों को कुछ घंटों के लिए बंद किया गया था, जबकि कुछ रास्तों को डायवर्ट किया गया था। इस बार गणतंत्र दिवस पर कुल 23 झांकियां निकाली जाएंगी, जिसकी जानकारी रक्षा मंत्रालय ने दी। अधिकारियों ने बताया कि भारत की जीवंत सांस्कृतिक विरासत, आर्थिक और सामाजिक प्रगति को दर्शाने वाली कुल 23 झांकियां 26 जनवरी को औपचारिक परेड का हिस्सा होंगी। इन झांकियों में से 17 विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की होंगी, जबकि 6 झांकियां विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की होंगी। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस पर परेड की झांकियों में भक्ति और आस्था का रंग भी देखने को मिलेगा। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ से देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झंडारोहण करेंगी। इस साल 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। आपको बता दें कि कोविड काल के चलते पिछले 2 साल से कोई भी मेहमान मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल नहीं हो रहा था, लेकिन इस बार फिर से ये परंपरा शुरू हो रही है। विजेता मेजर जनरल CSC छावाला, कर्नल D श्रीराम कुमार, लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह। गणतंत्र दिवस समारोह में महज 3 दिन बचे हैं और उसको लेकर तैयारियां भी जोरों पर हैं। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर रिपब्लिक डे समारोह के दौरान की जो रिहर्सल है वो जारी है। आज फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। कर्तव्य पथ पर तीनों सेना की टुकड़ियां मार्चिंग परेड में हिस्सा लेती हुई नजर आई। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी को होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के लिए रिहर्सल जारी है। गणतंत्र दिवस समारोह में मात्र 3 दिन बचे हैं। इस अवसर की तैयारी तेज कर दी गई है। कर्तव्य पथ पर विराट भारत दिखाई देगा। फुल ड्रेस रिहर्सल में भारत ने अपनी ताकत को प्रदर्शित किया। रिहर्सल में भारत ने अपने तमाम मॉडर्न हथियारों को दिखाया। भारत में अपने शौर्य के साथ साथ अपने कल्चर, जो कि दुनिया में सबसे डाइवर्स कंट्री माना जाता है, उसका भी प्रदर्शन किया। तमाम रडार्स एक के बाद एक दिखाए जा रहे हैं। अगर आप इसके बाद की बात करें तो इस रडार का नाम है आकाश आर्मी रडार। ये तमाम रडार्स जब भी जंग होती है तो सबसे उपयोग में इसलिए आते हैं कि इनसे आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि दुश्मन का जहाज कहाँ है और उसको ध्वस्त करने में तमाम चीज़ें ये काम आती हैं। आकाश मिसाइल सिस्टम भारत का स्व इंडिजीनियस है। आकाश आर्मी लॉन्चर्स, ये देख सकते हैं तमाम लॉन्चर्स है, आकाश लॉन्चर्स है जो भारत में एक स्वयं आत्मनिर्भरता के तहत बनाया है और ये भारतीय सेना को एक ऐसा डिफेंसिव एज या कहें मॉडर्न एज देता है जिसके बाद तमाम दुश्मन भारत की ओर एक आत्मसम्मान की नजरों से देखते हैं। फुल ड्रेस रिहर्सल में वायुसेना के जवानों के हैरत अंगेज कारनामे दिखाए गए। इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में भारतीय वायुसेना के गरुण विशेष बल पहली बार परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर मार्च करेंगे। भारतीय वायुसेना का IL-38 जेट आखिरी बार हिस्सा लेगा। फ्लाई पास्ट में ध्वज, रुद्र, बाज, तिरंगा, गरुण, भीम, अमृत और विजय आदि का फॉर्मेशन बनाएंगे। फुल ड्रेस रिहर्सल देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा। रिहर्सल देखकर दर्शक काफी खुश हुए। कर्तव्य पथ पर जब समारोह होगा तब दुनिया भारत की ताकत देखेगी। भारत की ताकत क्या है, आइए उसकी तस्वीर आपको पहले दिखा देते हैं। वायुसेना की गरुड़ स्पेशल फोर्स नजर आएगी कर्तव्य पथ पर। इस परेड में राफेल का जलवा देखने को मिलेगा। इसके साथ ही सुखोई और जागुआर जैसे फाइटर जेट्स दहाड़ते हुए नजर आएंगे। 18 हेलीकॉप्टर, 8 ट्रांसपोर्टर प्लेन इस दौरान शामिल होंगे। नौसेना का IL-38 इसमें पहली बार शामिल होने जा रहा है। साथ ही समुद्री टोही विमान IL-38 शामिल होगा। 50 विमान कर्तव्य पथ पर गरजते हुए नजर आएंगे और ये होगी तस्वीर 26 जनवरी की खास उस दौरान कर्तव्य पथ पर देखने को मिलेगी। इस साल 11 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। असाधारण उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चों को सम्मानित करने के मकसद से 1996 से इस पुरस्कार को शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी कल इन बच्चों से संवाद करेंगे। इस
PMRPB 2023 के लिए चुना गया है। इस साल बाल शक्ति पुरस्कार की विभिन्न श्रेणियों के तहत देश भर से 11 बच्चों को RMRBP 2023 के लिए चुना गया है। पुरस्कार पाने वालों में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 6 लड़के और 5 लड़कियां शामिल थी। कला और संस्कृति से 4 बच्चे, बहादुरी से 1, नवाचार से 2 बच्चे, समाज सेवा से 1 और खेल से 3 बच्चे शामिल किए गए हैं। पीएम मोदी मंगलवार को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत करेंगे। पीएम मोदी 24 जनवरी को शाम 4 बजे अपने आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर देश के बाल नायकों से बातचीत करेंगे। बता दें कि भारत सरकार द्वारा नवाचार, समाज सेवा, शैक्षिक, खेल, कला, संस्कृति और बहादुरी जैसी 6 श्रेणियों में असाधारण उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करती है। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को 1 पदक, 1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार और 1 प्रमाण पत्र दिया जाता है। पिछले साल 29 बच्चों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इधर हिमाचल की सुक्खू सरकार ने सरकारी खर्चों में कटौती करने का फैसला लिया है और इसके लिए सरकार ने नेताओं से लेकर अफसरों को दी जाने वाली सुविधाएं घटाने के संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू ने इसके लिए अपने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों से 1 महीने के भीतर खर्चे कम करने को लेकर उठाए जाने वाले कदमों पर रिपोर्ट मांगी है। मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू ईश्वर की शपथ लेता हूं हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर हिमाचल की सुक्खू सरकार कैसे आर्थिक संकट से निपटेगी और लोगों से किए गए वादों को पूरा करेगी। इसके लिए राज्य सरकार ने एक खाका तैयार किया है। सीएम सुक्खू ने अपनी सरकार के मंत्रियों से होने वाले खर्चे पर रिपोर्ट तलब की। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री सुक्खू ने सरकारी विभागों के अलावा निगमों और बोर्डों के खर्चों को भी कम करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का मानना है कि सरकारी स्तर पर दी जाने वाली नेताओं और अधिकारियों की सुविधाओं में कटौती करके बड़ी राशि बचाई जा सकती है। असल में हिमाचल सरकार पर 72,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। ऐसे में हिमाचल सरकार के सामने अपनी नीतियों को जमीन पर उतारना मुश्किल हो रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि जयराम ठाकुर की सरकार 11,000 करोड़ रुपए कर्मचारियों की देनदारी छोड़कर गई, जिसकी भरपाई के लिए सरकार 1,500 करोड़ रुपए कर्ज ले रही है ताकि वेतन पेंशन के साथ सरकारी खर्चों को चलाया जा सके। लेकिन बीजेपी ने दावा किया है कि कांग्रेस सरकार बनते ही सबसे बड़े उद्योग पर ताला लग गया। कि अगर बात कहे, मैं इतना जरूर कहना चाह रहा हूं, जितना कर्ज कांग्रेस सरकार ने पूर्व के कार्यकाल में, जब कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में 2013 से 2017 तक रही, उस वक्त कोविड का भी दौर नहीं था। जितना कर्ज उन्होंने लिया, हमने उनसे ज्यादा नहीं लिया, हमने उनसे कम लिया है, जबकि कोविड का दौर हमने फेस किया है। इसलिए ये इस बात का कोई अर्थ नहीं है, ये रोना धोना। मुझे लगता है कि सारी चीजों का कर्ज के नाम पर लोगों को गुमराह करना, संस्थान बंद करना, ये उचित नहीं। वैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, लेकिन हिमाचल सरकार पर बड़ा कर्ज होने के चलते सरकार को अपनी नीतियों को लागू करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में माननीयों के खर्चों में कटौती की तलवार लटक रही है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का समय मांगा है। सुक्खू ने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में ओपीएस को बहाल किया। सीएम सुखविंदर सिंह से बात की हमारे संवाददाता आनंद कुमार सिंह। हमारे साथ हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, जो आज राष्ट्रपति महोदया के साथ साथ उपराष्ट्रपति महोदया से मिलकर आए हैं। आइए जानते हैं क्या वार्तालाप हुई। सर, आज राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से दोनों से आप मिलकर आए हैं, क्या बातचीत हुई सर? नहीं, मुख्यमंत्री बनने के बाद शिष्टाचार मुलाकात थी और उनसे मुलाकात की, राष्ट्रपति जी से भी मुलाकात की, उपराष्ट्रपति जी से भी मुलाकात की और उन्हें हिमाचल आने का न्योता दिया। सर, पीएम से भी आपने टाइम मांगा है मिलने के लिए? नहीं, उनसे मैंने कल का टाइम मांगा, अब देखते हैं आगे, कल मैं उनसे मुलाकात करूंगा। सर, आपने अपनी कैबिनेट मीटिंग में ओपीएस को बहाल कर दिया है, तो जमीनी स्तर पर वो कब तक दिख सकती है? जमीनी स्तर पर दिखना शुरू हो गई है। हमने उसके लिए पहले बजट का प्रावधान किया, फिर ओपीएस को लागू किया। सर, कई मामले में देखा गया है कि सरकारी अलाउंसेस जो एम्प्लॉयज को दिए जाते थे वो भी पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो हालात कितने अभी तक वीक हैं जीडीपी को लेकर?
देखिए, पिछली सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का जो 6th पे कमीशन लागू हुआ उसमें पेंशन भोगी भी थे, उनका 5,500 करोड़ रुपया पड़ा है। जो अभी सरकार में कार्यरत है उनका 4,500 करोड़ देना है, और जो डीए की किस्त है वो भी 992 करोड़ रुपये पड़ी है। इन सब का देनदारियां हमारे पर छोड़कर चले गए। आने वाले समय में हम सब देनदारियों को तो पूरा करेंगे, लेकिन अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाने की कोशिश करेंगे। बागेश्वर धाम को लेकर सियासी संग्राम बढ़ता जा रहा है, तो वहीं रायपुर में धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर दी। उन्होंने सभी सनातन लोगों को साथ आने का आह्वान किया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। कोई उनके समर्थन में आवाज उठा रहा है तो कोई उनके विरोध में चुनौती दे रहा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने मंच से बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र बनाकर दम दूंगा। ये जो हमला हुआ था वो बागेश्वर धाम पर नहीं, सनातन धर्म पर था। रायपुर की धरती से कह रहा हूँ, दुनिया में भारत से लेकर कई महापुरुषों को कसौटी से होकर गुजरना पड़ा। ऐसे में मेरा पहला चमत्कार यह है कि बालाजी महाराज ने सभी हिंदुओं को एक कर दिया। अगर ये विवाद है तो बना रहने दें। मैं किसी राजनीतिक दल में नहीं जा रहा, ना तो समर्थन दे रहा हूँ। मैं हिंदू राष्ट्र की घोषणा करता हूँ। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि राम, मीराबाई, कबीर, तुलसीदास सबकी परीक्षा हुई है, फिलहाल हिंदुओं को जगाना है। उन्होंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मेरा नारा है कि तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि मेरी बहन भी सनातन और हिंदू है। उन्होंने सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधा, जहां लोग रामायण को जहर फैलाने वाली बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि चूड़ियां पहनकर मत देखो, ये उंगली सिर्फ बागेश्वर धाम पर नहीं है, बल्कि पूरे सनातन धर्म पर उंगली उठाई गई है। सनातन और हिंदुत्व की लड़ाई लड़ने का दावा करने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री राजनीति में केंद्र बिंदु बने हुए हैं। देखना होगा कि इस सियासी अखाड़े का अंत कब होता है। इधर कुश्ती विवाद पर खेल मंत्रालय का एक्शन जारी है और अतिरिक्त सचिव के सस्पेंशन के बाद अब आरोपों की जांच के लिए निगरानी समिति का गठन आज कर दिया गया। बॉक्सर मैरीकॉम की अध्यक्षता में भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोपों की जांच होगी और कमेटी अपनी रिपोर्ट खेल मंत्रालय को सौंपेगी। देश में कुश्ती पर कोहराम मचा हुआ है। 30 से ज्यादा पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और अन्य सदस्यों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसके बाद खेल मंत्रालय एक्शन में है। बृजभूषण सिंह के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए निगरानी समिति बनाई गई। विश्व चैंपियन मैरीकॉम की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। ओवरसाइट कमेटी मैरीकॉम जो हमारी वर्ल्ड चैंपियन है उनकी अध्यक्षता में हम बना रहे हैं। इनके साथ योगेश्वर दत्त जो हमारे ओलंपियन और मेडलिस्ट रहे हैं वो उनके साथ कमेटी में होंगे। तृप्ति मुरगंडे जो मिशन ओलंपिक सेल की सदस्य हैं और द्रोणाचार्य अवार्डी हैं वो इसकी सदस्य होंगे। पूर्व सीईओ टॉप्स कैप्टन राजगोपाल जी वो इसके सदस्य होंगे। राधा श्रीमन पूर्व ईडी टीम्स स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो इसकी सदस्य होंगी। तो ये 5 लोगों की कमेटी को गठन किया गया है जो मैरीकॉम जी के नेतृत्व में बनेगी और वो अगले 1 महीने तक इन आरोपों पर सभी पक्षों को सुनकर जांच भी करेगी और अपनी रिपोर्ट भी सौंपेगी। इस कमेटी में बॉक्सर मैरीकॉम, रेसलर योगेश्वर दत्त, बैडमिंटन खिलाड़ी तृप्ति मुरगुंडे, टॉप्स के सीईओ राजगोपालन और साई की पूर्व कार्यकारी निदेशक राधिका श्रीमन है। पहलवानों के आरोपों के बाद अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर कुश्ती संघ का कामकाज देखने पर प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि वे इस पद पर बने रहेंगे, लेकिन वे अपने कामकाज से दूर रहेंगे। उन पर जो गंभीर आरोप लगे हैं उसकी जांच की जाएगी। बजरंग पूनिया, रवि दहिया, दीपक पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, अंशु मलिक समेत कई पहलवानों ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किए गए और बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगाए गए। इंटरनेशनल खिलाड़ियों के आरोप पर केंद्रीय मंत्री एक्शन में आए। पहले वे खिलाड़ियों से मिले और इसके बाद भारतीय कुश्ती संघ के अतिरिक्त सचिव विनोद तोमर को सस्पेंड कर दिया गया।
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की शिवसेना और प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अखाड़ी के साथ गठबंधन हो गया है। इस गठबंधन के साथ उद्धव ठाकरे की पार्टी बीएमसी चुनावों में दम दिखाने जा रही है, क्योंकि जब से शिंदे गुट शिवसेना से अलग हुआ तब से शिवसेना की सियासी ताकत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो क्या महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे अपनी खोई हुई जमीन को हासिल कर पाएंगे? क्या बीएमसी चुनावों में उद्धव ठाकरे की शिवसेना वोटर्स के बीच पकड़ मजबूत कर पाएगी? क्या बीजेपी के साथ खड़े शिंदे गुट को चुनौती देने में उद्धव गुट कामयाब हो पाएगा? क्योंकि जिस गठबंधन का ऐलान हुआ वो बीएमसी चुनावों में देखते हुए किया गया, लेकिन कांग्रेस और राकापा ने अब तक अपना स्टैंड साफ नहीं किया। प्रकाश आंबेडकर ने कहा है कि अभी तक कांग्रेस उनके गठबंधन में शामिल नहीं हुई है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार उनके साथ आ जाएंगे। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को इस गठबंधन से कितना फायदा होगा ये तो चुनावों के बाद पता चलेगा, लेकिन प्रकाश अंबेडकर ने महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट और बीजेपी के साथ हाथ मिलाने से मना कर दिया। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ हाथ मिलाकर अपने विरोधियों के साथ दो हाथ करने की तैयारी में जुट गए हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि 23 जनवरी बाला साहब ठाकरे की जयंती है और आज के ही दिन दोनों का साथ आना कहीं न कहीं ये जनता की अपनी राय थी। महाराष्ट्र में जब से शिंदे गुट ने पलटी मारी है तब से उद्धव ठाकरे गुट की सियासी पकड़ पर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से बाबा साहब को सामने रखकर उद्धव ठाकरे ने अपने विरोधियों को चुनौती देने की तैयारी की है। वहीं उद्धव ठाकरे ने एक कदम आगे जाकर कहा कि प्रकाश आंबेडकर के दादा और उद्धव ठाकरे के दादा सहकर्मी रहे हैं। सामाजिक मुद्दों पर उन्होंने एक साथ लड़ाई लड़ी है। अब उद्धव ठाकरे और प्रकाश आंबेडकर के साथ आने से सामाजिक मुद्दों की उस लड़ाई को आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसे में यह लड़ाई अब किस करवट बैठती है ये देखना जरूरी होगा। उद्धव ठाकरे की शिवसेना अगर महाराष्ट्र में गठबंधन के साथ उलटफेर करने में कामयाब रही तो मानकर चलिए शिंदे गुट के राजनीतिक ताकत पर संकट के बादल मंडराने लगेंगे। इसलिए महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे शिव शक्ति और भीम शक्ति के गठजोड़ के साथ जनता के बीच जाने का ऐलान कर चुके हैं। गुजरात की एक अदालत ने अवैध रूप से गायों की तस्करी कर उन्हें महाराष्ट्र ले जाने के आरोपी मोहम्मद अमीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सजा सुनाते वक्त अदालत ने गौ हत्या को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए बेहद अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि अगर गौ हत्याएं रोक दी जाएं, तो धरती की सारी समस्याएं खुद ब खुद ही सुलझ जाएंगी। गुजरात के तापी जिले की अदालत ने आरोपी को सजा सुनाते हुए ये टिप्पणी की। जिला अदालत के मुख्य जिला न्यायाधीश समीर विनोद चंद्रा व्यास इस केस की सुनवाई कर रहे थे और उन्होंने ही आरोपी को आजीवन कारावास का फैसला सुनाया। जस्टिस समीर ने कहा कि गाय के गोबर के इस्तेमाल से बनाए घरों पर एटॉमिक रेडिएशन का भी असर नहीं होता है। यही नहीं, गौमूत्र से कई लाइलाज बीमारियों के इलाज तक संभव है। न्यायाधीश ने दावा किया कि धर्म की उत्पत्ति गाय से हुई है, क्योंकि धर्म वृषभ से बनता है और गाय का बेटा ही वृषभ होता है। अदालत ने कहा, जहां गाय सुखी रहती हैं, सभी को धन और संपत्ति प्राप्त होती है। गाय रुद्र की मां है, वसु की बेटी, अदिति पुत्रों की बहन और ध्रुवरूप अमृत का खजाना है। गाय केवल एक जानवर नहीं है, बल्कि ये मां है। आपको बता दें, 27 अगस्त 2020 को पुलिस ने अवैध रूप से 16 से ज्यादा गायों और बछड़ों से भरे एक ट्रक को पकड़ा था और ट्रक के साथ मोहम्मद अमीन नाम का शख्स भी गिरफ्तार किया गया था, जिसे अब अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अमेरिका के साथ नई पहल की शुरुआत करने जा रहे हैं। अजीत डोभाल का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है और इसके माध्यम से भारत के लिए विश्व की ऐसी 10 संवेदनशील और गेम चेंजर टेक्नोलॉजी के दरवाजे खुल जाएंगे जो स्ट्रैटेजिक विजन से हम हर मामले में बेजोड़ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अमेरिका के साथ एक नई पहल की शुरुआत के लिए वॉशिंगटन जा रहे हैं। वहां 31 जनवरी को उनकी अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुल्लिवन के साथ इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क की पहली बातचीत होगी।
इस पहल पर सहमति की घोषणा पिछले साल जापान में पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की बातचीत के बाद हुई थी। भारत के लिए इस बातचीत को बेहद अहम माना जा रहा है। इसके माध्यम से भारत के लिए विश्व की ऐसी 10 संवेदनशील और गेम चेंजर टेक्नोलॉजी के दरवाजे खुल जाएंगे जो स्ट्रेटेजिक विजन से हर मामले में बेजोड़ हैं। दोनों देशों के सुरक्षा सलाहकारों के बीच सीधे बातचीत होने से ये साफ संकेत दिया गया है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के मामले में लाल फीताशाही की कई बाधाओं को खत्म कर दिया गया है। इससे दोनों देशों के बीच आपसी तालमेल मजबूत होगा और कम समय में एक ही लंबी प्रोसेस को पूरा किया जा सकेगा। भारत अमेरिका के बीच इन गेम चेंजर टेक्नोलॉजीज पर बातचीत होगी। दोनों देशों के बीच स्पेस को लेकर भी बातचीत होगी। इसके लिए इसरो प्रमुख एस सोमनाथ भी डोभाल के साथ जा रहे हैं। अंतरिक्ष मामलों पर बातचीत भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए बहुत अहम है। ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनके बारे में दोनों देशों के बीच आदान प्रदान की गुंजाइश है। ये खबर पूरी फिल्मी है जो आपको रूबरू करवाएगी उस हकीकत से जहां पर पुलिस और पब्लिक के बीच जद्दोजहद है। हरियाणा पुलिस की राठौड़ी का एक मामला राजस्थान से सामने आया, जहां हरियाणा के जींद साइबर थाना पुलिस ने नियमों को ताक पर रखकर गिरफ्तारी की। हरियाणा पुलिस की राठौड़ी का एक मामला राजस्थान से सामने आया, जहां हरियाणा की जींद साइबर थाना पुलिस ने नियमों को ताक पर रखकर राजस्थान के एक गांव सलालपुर में 10 जनवरी 2023 को स्थानीय गोविंदगढ़ थाना पुलिस को बिना सूचना दिए, बिना वारंट, बिना वर्दी, बिना किसी पहचान पत्र दिखाए तथा कथित मुखबिर की सूचना पर सरकारी विद्यालय से एक शिक्षक को धोखाधड़ी के केस में गिरफ्तार करने पहुंच गई। जब विद्यालय प्रशासन और ग्रामीणों की भीड़ मौके पर पहुंची तो बिना वर्दी और बिना वारंट वाली पुलिस से सवाल पूछा कि आखिर शिक्षक को किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है, तो इस पर पुलिस के पास कोई जवाब न होने की वजह से खाली हाथ लौटना पड़ा। हमारे नए पाठशाला सहायक बने हैं आजाद खान जी, उनको हरियाणा पुलिस आई थी अचानक और अरेस्ट करके ले जा रही थी। तो मैंने सलालपुर HM से बात करने की कोशिश की, मेरी बात करवाओ क्या मैटर है। तो बात 5 सेकंड ही हो पाई, बात नहीं कर पाए वो। अब वो कैसे आए, क्यों आए, ना कोई उनके पास दस्तावेज मौजूद थे, ना को उपलब्ध कर पाए और ऊपर से कोई सूचना नहीं दी गई। लेकिन मामला यही नहीं रुका, बल्कि उसी रात 11:30 बजे गोविंदगढ़ पुलिस थाने जाकर हरियाणा पुलिस ने कुछ लोगों के खिलाफ मारपीट और गाड़ी तोड़ने समेत राज्य के कार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज कराया। लेकिन मामला आखिर है क्या, अभी आप खुद पीड़ित की जुबानी सुनिए। विद्यालय में तो अचानक वो मुझसे अंदर गए, अंदर से मुझे घसीटते हुए बाहर लेके आए, बोले कि चलो तुम हमारा मुलजिम है। मैं कहा इस तरह कैसे ले जाओगे आप मुझे, अगर मैं आपका मुलजिम हूँ तो मुझे कोई प्रूव करो, या मुझे गिरफ्तारी वारंट दो, गिरफ्तार करना है तो मुझे गिरफ्तारी वारंट दिखाओ, सर्च वारंट दिखाओ कोर्ट का, कोई तो प्रूफ दिखाओ। और इतने में फिर गांव वाले एकत्रित हो गए, भीड़ को देखकर वो लोग फिर यहाँ से सही से कुशल चले गए। जींद पुलिस के अनुसार जांच में आरोपी ने सेमला खुर्द निवासी आजाद और उसके 2 बेटे राहुल और साहिल के नाम लिए हैं। उनकी तलाश में मुखबिर की सूचना पर पुलिस सलालपुर पहुंची, लेकिन असंज्ञेय अपराध में बिना वारंट आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस को अपनी राठौड़ी का सामना कानून की पालना करने वाले सरकारी अध्यापक और ग्रामीणों से करना पड़ा। इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है, जरा ये भी सुनिए। बिना इमदाद लिए वो सीधे ही उन आरोपियों की तलाश से तो चले गए थे। सलालपुर प्राथमिक स्कूल में जाकर के आजाद खान मास्टर उनको मिल गया था। वहाँ उनसे पूछताछ में या साथ लेने के संबंध में उनसे वहाँ पब्लिक का कोई विवाद हुआ। विवाद होने के बाद में आजाद खान व उसके पुत्र तथा उनके साथियों ने हरियाणा पुलिस टीम के ऊपर पथराव कर दिया था, जिससे उनकी गाड़ी के शीशे टूट गए और चालक के चोट आई। ये पूरा घटनाक्रम किसी फिल्म की स्टोरी से कम नहीं है, जहां अपराध किसी के साथ होता है, अपराध कोई करता है, शक के आधार पर दबिश देकर बिना वारंट ही पुलिस असंज्ञेय अपराध में गिरफ्तार करने किसी और को पहुंच जाती है। लेकिन शिक्षक और ग्रामीणों की सूझबूझ से पुलिस को बैरंग ही लौटना पड़ा। जो धाराएं इस मामले में पुलिस ने लगाई हैं, ये भी जान लीजिए कि आखिर क्या कहता है देश का कानून। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी CRPC 1973 के शेड्यूल 1, जिसमें गंभीर प्रवृत्ति के अपराध शामिल हैं, जैसे हत्या, बलात्कार, दहेज हत्या, अपहरण, दंगा करना आदि को संज्ञेय अपराध की सूची में रखा गया है।
वहीं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी की 1973 की धारा 2L कहती है कि ऐसे अपराध जिनमें पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है, वे अपराध असंज्ञेय अपराध कहलाते हैं। इसी तरह भारतीय दंड संहिता की धारा 312 के अनुसार किसी का गर्भपात करवाना असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। इसके अलावा झूठे साक्ष्य देना, धोखाधड़ी, मानहानि जैसे अपराध को असंज्ञेय अपराधों की श्रेणी में रखा गया है। अब सवाल यह है कि अगर आरोपी शिक्षक का नाम एफआईआर में कहीं शामिल है तो स्थानीय गोविंदगढ़ थाना पुलिस से नोटिस भेजकर उसे बुलाकर पूछताछ की जा सकती थी। साथ ही ऐसे अपराध में बिना वारंट किसी को गिरफ्तार करना और सरकारी कर्मचारी के साथ किसी भी तरह का आचरण करने से पहले कानून के दायरे में विधिवत दस्तावेजों और शिक्षा विभाग समेत पुलिस प्रशासन को सूचना देकर किसी भी शंका को हरियाणा पुलिस द्वारा दूर किया जा सकता था, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? लेकिन इस पूरे मामले में कुछ संदिग्ध दलालों की भूमिका पर भी प्रश्न चिन्ह है, जो अपने निजी स्वार्थ के चलते अन्य राज्यों की पुलिस से साठगांठ कर संगठित अपराध को जन्म देकर ब्लैकमेलिंग समेत अवैध वसूली के कार्य को अंजाम देने में लगे हुए हैं।